सहस्त्रयुग पर्यंतम हरियत ब्रह्माणु विदो। 4 युगों के चतुर्युग के सहस्त्र साइकिल का ब्रह्मा का एक दिन होता है, यानी पृथ्वी की इतनी उम्र होती है। एक यूनिट युग 4,32,000 वर्ष का है, जो कलियुग है। द्वापर है वो इंटू 2, त्रेता है वो इंटू 3 ऑफ 4.32 लाख ईयर्स, और सतयुग इंटू 4। तो 4 + 3 + 2 + 1 10 इंटू 4.32 लाख ईयर्स का चतुर्युग है, यानी 43.2 लाख ईयर्स का चतुर्युग है। और ऐसे सहस्त्र साइकिल्स, यानी 1000 साइकिल्स ऑफ दिस, यह आता है 4.32 बिलियन ईयर्स। ये ब्रह्मा का एक दिन है। और आप विज्ञान की लेटेस्ट फाइंडिंग्स को भी आप देख लें और अर्थ का एज पता करने का प्रयास करें, इसी के आसपास है। ये जो श्लोक है ये मैंने गीता से पढ़ा, 8वें अध्याय। यही श्लोक या इन्हीं सब आइडियाज को बाकी हमारे जो शास्त्र हैं वो भी समेटे हुए। अन्य किसी भी मजहबी ग्रंथों में इस तरह की व्याख्या कहीं नहीं है। कहीं 5,000 वर्ष धरती की उम्र है तो कहीं 6 दिन में पृथ्वी बन गई है, इस तरह की चर्चाएं हैं। परंतु इतना प्रैक्टिकल, इतना साइंटिफिक 4.32 बिलियन ईयर्स, और जो एक बार लिख दिया गया वो लिख दिया गया। विज्ञान सिर्फ उसको प्रमाणित करने का काम कर सकता है। बहुत बड़ा समय है ये, और इस समय में हमारा और आपका जीवन 2 पल का जीवन। किसी कवि ने कहा, 2 पल के जीवन में एक रंग चुरानी है। मगर कौन सी रंग? जो जीवन में रंग भर दे या जीवन से रंग चुरा कर चला जाए। ये तय करने के लिए ही मैंने अपने 2 मित्रों को आमंत्रित किया था। एक मित्र मिस्टर पीटर, जिसकी चर्चा मैंने पिछले सेशन में भी की थी, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम के पास आउट हैं, शायद आगे जाकर के हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या कहीं से तो उन्होंने ग्रेजुएट भी किया। मिस्टर पीटर, उनको मैंने इनवाइट किया कि आपका फ्री टाइम आप दीजिए, हमारे घर पे आइए, आपसे कुछ चर्चा करनी है। 3 मई 2020 का दिन उन्होंने तय किया और हमारे पास आए। और एक मेरा दूसरा मित्र जो दूर गांव में रहता था, किसान है, शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं या 8वीं पास है, श्री गणेश। उसे भी मैंने आमंत्रित किया। उसके पास समय ही समय था, तो 3 मई को मैंने उसे भी बुला लिया। तो मिस्टर पीटर जब हमारे घर पे आए तो आते आते उन्होंने कहा, वेल टुडे इज माई बर्थडे टू। मैंने बोला, गुड, हैप्पी बर्थडे मिस्टर पीटर। तो मिस्टर पीटर, श्री गणेश के साथ मैं आपका इस हैप्पी बर्थडे के सेशन में स्वागत करता हूं। हमने कुछ खाने पीने का इंतजाम किया। मिस्टर पीटर बैठे, श्री गणेश बैठे, हम बैठे। श्री गणेश ने हाथ जोड़ लिया कि आज एकादशी है, मेरा तो उपवास है। तो मिस्टर पीटर ने पूछा, व्हाट इज दिस जेंटलमैन सेइंग? तो मैंने कहा, उनकी फास्टिंग है, उनका उपवास है। तो व्हाट इज द ओकेजन? ये कौन सा टाइम है? मैंने कहा, मिस्टर पीटर, हमारे देश में लोग उपवास कर लिया करते हैं। वाई? बोला, अभी अभी जापान के किसी वैज्ञानिक ने को नोबेल प्राइज मिला है
कि एक साल में 20 बार उपवास करने से कैंसर जैसे बीमारियां भी हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं, उसका भी दोष मिटता है। तो ये तो 24-25 उपवास कर लेते हैं एकादशी के नाम में। तो व्हाट इज दिस एकादशी, व्हाई नॉट एनी पर्टिकुलर डे, व्हाट इज दिस एकादशी? मतलब पीटर जी आपको समझाऊंगा। अभी ये थोड़े अनपढ़ से हैं, ये आपसे सीखने आए हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसके पीछे हमारे देश का 1 अरब लोग चल रहा है, आप जैसा बनना चाहता है। हर दिन वो बर्थडे मनाते हैं, आप हर साल वो आपकी तरह आपसे सीख कर आपसे बर्थडे मनाते हैं। आज आप हमारे घर में आए हैं तो श्री गणेश के पास से वो मौका है कि वो मिस्टर पीटर से कुछ सीख सके। तो श्री गणेश के मन में एक इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कहा कि बर्थडे क्या होता है? तो मैंने कहा जन्मदिन, इनका आज जन्मदिन है। तो जरा गांव के व्यक्ति थे, तो गांव के लहजे में कहा ये आज पैदा हुए? मैंने कहा गणेश भाई, आज नहीं, आज के दिन पैदा हुए। मेरा मतलब है कहीं पीछे पैदा पैदा हुए हैं, आज का दिन भी वो शुभ मुहूर्त है उनके लिए, मतलब पहले पैदा हुए थे। तो मैं बोला गणेश भाई आपको समझाऊंगा, अभी इनके साथ एंजॉय करने दीजिए। तो मैंने बोला मिस्टर पीटर, हमें गणेश भाई को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये बर्थडे क्या होता है। तो बर्थडे के 2 अंग हैं, एक कैलेंडर और दूसरा सेलिब्रेशन। इन दोनों अंगों पे हम प्रकाश डालेंगे पहले, और फिर बर्थडे पे आएंगे समझने के लिए कि बर्थडे क्या होता है। पहले हम कैलेंडर पे जाएंगे क्योंकि सब कुछ कैलेंडर से जुड़ा है। तो मैंने मिस्टर पीटर को पूछा कि आपका बर्थ डेट क्या है? तो उन्होंने कहा, कुछ एक डेट बताया, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा 3 मई 1982 या 1980 बोला शायद, 1980। तो उधर से श्री गणेश बोल पड़े, रहा नहीं जा रहा था, उनसे बोल पड़े 1980, ये 100 वर्ष के हो गए क्या? ये तो जवान दिख रहे हैं। मैं बोला गणेश भाई, विक्रम संवत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके कैलेंडर की बात कर रहा हूं, आपको बाद में समझाता हूं। तो बोले अच्छा अच्छा। मैं बोला मिस्टर पीटर, ये 1980 क्या होता है, कहां से आया, कहां से गिनना शुरू किए कि ये 1980 हो गया? तो उन्होंने कहा बर्थ ऑफ जीसस। बोला मिस्टर पीटर, हम रिलीजन को बीच में ना लाएं तो अच्छा है, हमारा सेकुलर देश है। 1980 संख्या है, कैलेंडर का पार्ट है, कैलेंडर समय की गणना है। जीसस को क्यों लाना बीच में, या भगवान राम को क्यों लाना बीच में, कृष्ण को क्यों लाना बीच में? हम किसी को बीच में लाना नहीं चाहते, सेकुलर देश है। आप कुछ तथ्य दीजिए। पर हमारी गणना तो वहीं से शुरू होती है, कैलेंडर वही है। आपका देश इसके पीछे चल पड़ा है तो चल पड़ा है, चलना ही चाहिए, यही कैलेंडर सर्वोपरि है। मतलब ठीक है मिस्टर पीटर, चलो मान लिया आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, अगेन वो आफ्टर क्राइस्ट का एरा आ जाता है, सीई यानी क्रिश्चियन एरा, बाद में कॉमन एरा कर दिया गया उसको। रोमन एम्पायर का पीरियड था, वो समय काल था। आपका ये कैलेंडर, ये बना कैसे, इसका इतिहास क्या है? तो ये रोमन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर है। बाद में कुछ 500 वर्ष पहले पोप ने इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के रूप में रीएस्टेब्लिश किया, मगर मूलतः ये जूलियन कैलेंडर ही है। मतलब मिस्टर पीटर, ये जूलियन कैलेंडर का अर्थ आप समझाएंगे थोड़ा? तो उन्होंने कहा हमारे रोमन एम्पायर में एक महान शासक था जूलियस सीजर, आप उसका नाम सुने होंगे? बोला हाँ बिल्कुल सुना हूँ, मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। तो सुनाई पढ़ाई वही पढ़ाया गया है मुझे। ये जिस विक्रम संवत को फॉलो करते हैं हमारे श्री गणेश, उस विक्रमादित्य के बारे में तो हमें पढ़ाया नहीं गया है, आपके जूलियस सीजर के बारे में ही पढ़ाया गया, इसलिए मैं जानता हूँ, बताइए। तो बोले उनका बनाया हुआ ये कैलेंडर है। बोला मिस्टर पीटर,
वो तो रोमन एम्पायर की बात आप कर रहे हैं। रोमन, बोले हाँ। मैं बोला आपका ये सोलर कैलेंडर है या क्या कैलेंडर? बोले सोलर कैलेंडर है। कितने दिनों का है? तो 365 1/4 डेज का। बोला मिस्टर पीटर, रोमन में आप 1/4 कैसे लिखेंगे, या 0.25 कैसे लिखेंगे? आप लिख ही नहीं सकते। आपकी गणना के प्रक्रिया में डेसिमल या फ्रैक्शन है ही नहीं, आपकी मैथमेटिक्स है ही नहीं इन सब चीजों को समझने की। तो बोले वो क्या हुआ, जूलियस सीजर ने इजिप्ट पे आक्रमण किया था, तो इजिप्शियंस ने उनको ये कैलेंडर बना करके दिया। बोला ठीक है, मान लिया। तो इजिप्शियंस का दिया हुआ कैलेंडर अब जूलियन कैलेंडर हो गया। और आपके महीने, तो मैं बोला ठीक है, आप महीनों का थोड़ा विस्तार करके हमें समझाइए कि इसमें महीने कौन कौन से हैं। मैं बोला आप जनवरी से दिसंबर जानते हैं? मैं बिल्कुल जानता हूं। और ये सारे नाम जो जनवरी से दिसंबर तक है, ये आपके रोमन नेम है। तो इतिहास और इसकी जो नाम है, इसमें जरा तालमेल नहीं खाता, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था कि जब इजिप्शियन ने दिया तो नाम रोमन क्यों है, और रोमन दिया तो वो 365 1/4 कहां से आ गया। तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो जुलाई पर जैसे आया तो मिस्टर पीटर ने कहा कि जूलियस सीजर ने इजिप्शियन को कि मेरे नाम का एक महीना होना चाहिए। मैंने बोला मिस्टर पीटर, आप समय की गणना कर रहे हैं, कैलेंडर बना रहे हैं, या बच्चों वाली कहानी लिख रहे हैं? तो इतिहास आपने पूछा तो मैं इतिहास बता रहा हूँ कि कैलेंडर ऐसे बना है। मैं बोला ठीक है। तो जूलियस सीजर के तो जुलाई महीना बन गया, और जूलियस सीजर ने बोला हमारा 31 का महीना होना चाहिए, सबसे बड़ा महीना होना चाहिए। फिर उसके बाद अगस्टस सीजर आया, वो भी उतने ही बड़े राजा। बोले मेरे नाम का भी महीना होना चाहिए, तो अगस्त आ गया। बोले मैं वो भी छोटा क्यों हो, वो भी 31 का हो। तो अब इजिप्शियन के सामने समस्या आ गई कि अब ये सब 31 31 के महीने मांग रहे हैं, कहां से क्या करूं अब। ये 365 1/4 तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सोलर साइकिल है। इजिप्शियन को मालूम था कि सोलर साइकिल कैसे कैलकुलेट करना है। तो बस उन्होंने 2 दिन फरवरी से चुरा करके एक जुलाई में डाल दिया, एक अगस्त में डाल दिया, फरवरी 28 का हो गया। मैं बोला बहुत बढ़िया। अब जरा आपके महीनों के नामकरण पे भी हम चलते हैं। आपका नामकरण तो पिछले सेशन में हमने देख ही लिया था मिस्टर पीटर। अब आपके महीनों का नामकरण हम देख नामकरण समझ लें। तो सितंबर, सेप्टा यानी 7। बोले हाँ, मगर वो तो 9वां महीना है। ऑक्टा, 8, मगर वो तो 10वां महीना है। नोवा, 9, मगर वो 11वां महीना है। डेसा, 10, मगर वो 12वां महीना है। मतलब मिस्टर पीटर आपके नाम और अंक, ये तालमेल, ये भी तालमेल नहीं कह रहा, इतिहास और नाम का तालमेल नहीं, अब नाम और अंक का तालमेल नहीं। समय को तो मैंने अभी लिया ही नहीं है कि आप, कैलेंडर का अर्थ तो मिस्टर पीटर समय है ना। आपने 1980 अपना बर्थ डेट बनाया, आपने समय की तो गणना की है। आप 80 से लेकर के 2020 आ गए तो 40 साल के हो गए, समय की तो गणना की आपने की 40 वर्ष के हो गए। समय पे तो मैं आया नहीं हूं अभी, और ये तालमेल जो है बिगड़ता जा रहा है आपके कैलेंडर में। इतिहास से नाम नहीं मेल खा रहा है, नाम से अंक नहीं मेल खा रहा है। अच्छा, मैं बोला ठीक है मिस्टर पीटर, आप मुझे अब समझाइए कि आप, चलो आपने किसी से भी लिया, इजिप्शियन से लिया, किसी से भी लिया हो, लेकिन आपने अपने वर्ष की गणना कहां से शुरू की? आपका नया वर्ष जब आता है तो आप सोलर के यानी सन के कौन से पोजीशन को मार्क करके बोलते हो कि यहां से नया वर्ष शुरू हो गया? आपका नया वर्ष कब है मिस्टर पीटर? 1 जनवरी। हाँ, 1 जनवरी है। हम भी मनाते हैं, हमारे स्कूल में भी छुट्टी दे दी जाती है। तो 1 जनवरी में सूर्य की ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसको आप मार्क करते हो कि यहां से गणना शुरू हुई है सोलर कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे तो आपके कैलेंडर से कभी समझ में नहीं आया आज तक। महीने से समझ में नहीं आया। अब मैं मिस्टर पीटर के साथ में बोला कि अब चलो आप 1 जनवरी के दिन को ही समझ लो, आपने कब शुरू किया।
1 जनवरी की कैलकुलेशन, तो 12 बजे रात को PM, मतलब 12 बजे रात को आपके दिन की गणना शुरू AM हो जाता है, मतलब मैं उठ जाऊं उस टाइम, और 12 बजे दिन को PM हो जाता है, यानी सो जाऊं मैं 12 बजे। तो आपके AM और PM की रचना जो है वो भी सूर्य के साथ तालमेल नहीं खा रहा। कहीं तो आप सूर्य को झलक दिखाओ अपने कैलेंडर में, जब आप उसको बोलते हैं सोलर कैलेंडर है, 365 1/4 डेज का ये कैलेंडर है। तो मिस्टर पीटर ने कहा कि इसमें 2 इक्विनॉक्सेस हैं जिसपे हमने ध्यान देने का प्रयास किया है, उसके आसपास है। मैं बोला ठीक है, परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कहीं तालमेल ही नहीं खा रहा। तो बोले कौन से इक्विनॉक्स? बोले ईस्टर। मैं बोला फिर मिस्टर पीटर आप तो अपने रिलीजन पे आ गए, मैं समय की बात कर रहा हूं। बोले लेकिन हाँ, उसी को एस्टेब्लिश करने के चक्कर में ये कैलेंडर की ये रूपरेखा हुई है। मैं बोला ठीक है। अब मिस्टर गणेश श्री गणेश जी सुन रहे थे सब। अब उनका मन लालायित हो रहा था कि वो इस इंग्लिश कैलेंडर को, जूलियन कैलेंडर को, ग्रिगोरियन कैलेंडर को कैसे अपनाए। उनके मन में तो गणित बसा हुआ है, उनके मन में वेदांग ज्योतिष है, जो न जाने कितने हजारों साल पहले लिखा गया है। उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि वेद कब आए हैं, और वो जैसा उस समय में लिखा गया वैसा ही आज भी चल रहा है उसकी गणना। तो मैंने बोला मिस्टर पीटर अभी ये कहानी खत्म नहीं करेंगे, अभी आप आ जाइए दिन पे। आपके सौर्य कैलेंडर में सूर्य का कहीं स्थान नहीं है, ये तो मुझे समझ में आ गया। मैं चंद्रमा और इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आपने जो दिन का नाम दिया है संडे, तो बोलो सन के ऊपर है, मंडे मून के ऊपर है। मैं बहुत अच्छा, ट्यूसडे? मिस्टर पीटर साइलेंट हो गए फिर। मतलब वेनेसडे? अब मैं बोला आप तो लिखते तो वेडनेसडे हो मगर पढ़ते हो वेंसडे। ठीक है, आप जैसे भी पढ़ो, लेकिन कौन सा ग्रह? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटर्न। आप जहां नाम थोड़ा सा मैच कर जाए आपको फट से क्लिक कर रहा है। अब श्री गणेश जी से रहा नहीं गया, उन्होंने फट से बोला नहीं, हमारा तो हम तो ऐसे नहीं, हमने तो 7 पूर्ण ग्रह को ले लिया है उसमें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ग्रहों के नाम पे जो पूर्ण ग्रह है उनके नाम पर है 7 के 7 दिन। बोले श्री गणेश जी अभी हम विक्रम संवत की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उस जूलियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं जिसके पीछे इस देश का 1 अरब लोग उस शिक्षा को लेने के लिए, उस कैलेंडर को लेने के लिए अपनी संपत्ति बेचकर भी अपने बच्चे को टाई पहना करके उस स्कूल में भेजता है। हम उस कैलेंडर की बात कर रहे हैं कि गणना कहाँ है। जैसे हम बच्चों को 1 से 100 तक गिनती सिखाते हैं और बोलते हैं फिर पढ़ो, 1 बार पढ़ लिया, फिर पढ़ो, 2 बार पढ़ लिया, फिर पढ़ो, 3 बार पढ़ लिया, फिर पढ़ो 4। ऐसे तो इन्होंने 1 से 30, 1 से 30, 1 से 30 की गिनती करते करते ये 1980 और 220 तक पहुंचे हैं। मुझे इनके कैलेंडर में समय देखना है, सूर्य देखना है, चंद्रमा देखना है। आखिर साइंस है ये, इसके पीछे पूरा देश चला है सब कुछ छोड़ के, तो सब कुछ होना चाहिए। यहां पश्चिम से आया हुआ है। मिस्टर पीटर को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। श्री गणेश मुस्कुरा रहे थे अनपढ़ होते हुए भी। तो मैंने श्री गणेश जी को बोला कि श्री गणेश जी आप जिस विक्रम संवत की बात कर रहे हैं वहां पर महीनों का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा ऋतुओं के आधार पर उनका नाम है। पूर्णिमा में चंद्रमा जिस नक्षत्र के साथ मेल खाता है उस नक्षत्र के ऊपर में उनका नाम है, तारों के साथ उनका नाम मेल खाता है। बोला दिन का नाम तो आपने ग्रहों से जोड़ लिया, महीनों का नाम आपने नक्षत्र से जोड़ लिया, आपका वर्ष तो हमारा चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष दोनों है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 करीब करीब 11 दिन छोटा है, इसलिए हर तीसरे वर्ष
एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है। मगर इस जोड़ने की प्रक्रिया में कहीं भी हम जबरदस्ती जोड़े ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और नक्षत्रों के पोजीशन कभी चेंज नहीं होते, वो उस कैलकुलेशन में फिट होते रहते हैं। तो ये सौर्यवर्ष, हाँ सूर्य हमारे कैलकुलेशन, आप नए साल कैसे मनाते हैं? मैं बोला हमारे कैलकुलेशन चंद्र वर्ष में आप चैत्र से शुरू करते हैं, और सौर्य वर्ष में आप संक्रांति से शुरू करते हैं। जब उत्तरायण होता है, सूर्य मकर राशि में जब वो प्रवेश करता है, वहां से जब वो दक्षिणायन होता है, कर्क राशि में प्रवेश करता है, ऐसे 12 संक्रांतियां हैं। तो जब उत्तरायण होता है तब उसे नव वर्ष मानते हैं, क्योंकि उत्तरायण के बाद दिन बड़ा होता है। हम प्रकाश को मानने वाले, ज्ञान को मानने वाले, दीप जलाने के को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए जब दिन बड़ा होता है और रात छोटा, यानी अंधकार कम होता है और प्रकाश ज्यादा होता है, ऐसे समय को उत्तरायण हम बोलते हैं। और इस उसकी शुरुआत जब होती है तब उसको सौर्य नव वर्ष बोलते हैं। मतलब पिक्चर तो साफ है। एक कैलेंडर इधर है जो समय के साथ पूरी तरह से व्याप्त है, कहीं भी त्रुटि नहीं है, कहीं गलती नहीं है। और एक कैलेंडर है वहां जहां समय का ही बोध नहीं है। और यदि हमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को समझनी है तो नासा के रिपोर्ट पढ़ने पड़ेंगे। यदि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, इस बात को समझना है तो साइंस के न जाने 4-4, 5-5 कितने साल तक साइंस के, जनरल साइंस के स्टडीज करने पड़ेंगे। फिर भी बच्चों के समझ में ना आए, उन्हें आप ई लर्निंग के वीडियोस दिखाओ और समझाओ, फिर भी समझ में ना आए ये कैसा होता है, ये इक्विनॉक्स क्या होता है, ये एलिप्टिकल पाथ क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, सूर्य के कितनी, पृथ्वी कितनी डिग्री पे रहता है, सूर्य और पृथ्वी का प्लेन वगैरह वगैरह, ये सब कैलकुलेशंस में जाओ। और श्री गणेश तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको सब मालूम है। तो ये कैलेंडर की कहानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जिस बर्थडे को और जिन सेलिब्रेशंस को आज मना रहे हैं, उसकी फाउंडेशन इस जूलियन ग्रिगोरियन कैलेंडर में है, जहां पर प्रकृति के साथ, चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ, तारों के साथ जीरो सामंजस्य है, कोई लेना देना ही नहीं है। यहां तक कि हर दिन जो दिन और रात होता है, जो हर दिन और रात हम और जीते हैं, वहां भी वो कैलेंडर नहीं बोलता कि सूर्य कब उगता है, सूर्य कब डूबता है। और उसकी फाउंडेशन पे हम बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हैं। अब हम सेलिब्रेशन के ढांचा पे आते हैं कि सेलिब्रेशन क्या है। सेलिब्रेशन दो प्रकार के हैं। आप सबसे आग्रह है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए जब तक खत्म न समाप्त न हो आप इसको सुने। सेलिब्रेशन दो प्रकार के, एक सेल्फ सेलिब्रेशन है, एक सोशल सेलिब्रेशन है। सेल्फ पे मैं बाद में आऊंगा। सोशल सेलिब्रेशन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में व्यक्ति निर्माण का एक बहुत ही सुंदर मॉडल है। व्यष्टि, समष्टि, प्रकृति, परमेष्टि, इसकी जो कल्पना रखी गई है, इसी आधार पे शिक्षा के जो मॉडल है वो भी है, इसी आधार पे त्योहार के जो मॉडल है वो भी है। ये कृषि प्रधान देश होने की वजह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, मौसम के साथ जुड़ा हुआ हमारे एग्रीकल्चर के त्योहार हैं। बिहू है, शरद पूर्णिमा है, ये सब आप जानते हैं। और महीने के नाम के साथ ही मौसम का आभास हो जाता है। मेरे नैना सावन भादो, सावन और भादो यानी बरसात होनी है, नैनों से बरसे या बाहर से बरसे। दूसरा जो प्रकार का त्योहार है वो है व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाला, रिश्तों को मजबूत करने वाला त्योहार। इसको भी आप जरा गौर से समझिएगा कि इंग्लिश कैलेंडर आने की वजह से हमारे त्योहार मनाने की प्रक्रिया में क्या नुकसान हो गया। एक तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो त्योहार है वो आप इंग्लिश कैलेंडर में कैसे मनाएंगे? आप इंग्लिश कैलेंडर देख करके कैसे जानेंगे कि सावन आ गया कि भादो आ गया? अब आप जो व्यक्ति से व्यक्ति मनाने वाला, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाला जो त्योहार है, एक उदाहरण आप ले लीजिए। हम दो उदाहरण लेंगे सिर्फ।
एक है वट सावित्री को आप ले लीजिए। पति और पति के रिश्ते, पत्नी के रिश्ते के अटूट संबंध को मनाने वाला यह त्योहार है। अब इंग्लिश कैलेंडर में इसकी रूपरेखा क्या आती है? पति और पत्नी के रिश्ते, रिलेशन के जो त्योहार हैं, विचार करिए, एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। अब दोनों में क्या अंतर है? वट सावित्री किसी एक पति और पत्नी का नहीं है, पूरे समाज की हर पति और पत्नी उस दिन वट सावित्री की तक का त्योहार मनाते हैं। वो अपने मनाते हैं, व्यक्तिगत मनाते हैं, मगर उस त्योहार पे सामाजिक प्रभाव है। समाज का हर नारी, हर नर उस त्योहार को अपना समझता है कि ये मेरा ही त्योहार है, और उसकी सिंबॉलिक जो है वो वट है। वो वट जो अपनी शाखाओं से हमेशा जीवित रहता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, दीर्घायु है। ऐसे रिश्ते हमारे बने रहे, इसके लिए वट सावित्री। उसका अलग अलग नाम है, अलग अलग राज्य में करवा चौथ, तीज, ये अलग अलग नाम है उसके। मगर एनिवर्सरी, ये मेरा एनिवर्सरी होगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा, आपका नहीं हो सकता है। आप भले आकर के हमको विश कर दें, ये सामाजिक नहीं है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि शादी के दिन और जन्म के दिन गिनने नहीं चाहिए, कम हो जाते हैं। अब दूसरा त्योहार आप देखिए, गुरु पूर्णिमा। और दूसरी तरफ इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करने में टीचर्स डे। हम किसी व्यक्ति के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, हम किसी सेलिब्रेशन को भी कम नहीं कर रहे हैं। हर चीज अपने अपने कॉन्टेक्स्ट पे सही है। हम अपने देश की संस्कृति को का जो नाश हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इन बातों को कर रहे हैं आपके सामने। तो गुरु पूर्णिमा, वो वेद व्यास के जन्म तिथि को मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन, जिसने इस भारत के 5000 पिछले 5000 वर्ष और आने वाले अगले कई हजार वर्ष की शिक्षा की रूपरेखा रख दी है। सारे वेद, उपनिषद, पुराण सब वहीं से निकल करके आता है। कितने प्रकांड विद्वान हुए, शंकराचार्य जैसे विद्वान हुए, चाणक्य जैसे विद्वान हुए, सबके जो गुरु हैं वो हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके प्रति मेरा भी बहुत सम्मान है, और उनके गीता के भाष्य को मैंने भी पढ़ा और बहुत प्रभावित हूं। बात उनकी नहीं है, बात यह है कि टीचर्स डे में उनको रखने का प्रयास क्यों है, और ताकि वो गुरु पूर्णिमा का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाए। आप एक इस बात को समझिए, आपने यदि गुड मॉर्निंग को स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन से नमस्ते चला जाएगा। आपने यदि मिस्टर को स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन से श्री चला जाएगा। आपने यदि एनिवर्सरी को स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे आपके जीवन से वट सावित्री चला जाएगा। आपने यदि टीचर्स डे को स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे आपके जीवन से गुरु पूर्णिमा चला जाएगा। यहां समस्या होती है, और इसीलिए मैं इस मुद्दे को लेकर के आया हूं। वेद व्यास से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और वेद व्यास को क्यों भुलाने का प्रयास किया जा रहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन यदि टीचर्स डे है तो टीचर की पहचान शिष्य होते हैं। उनके किस शिष्य का नाम आप जानते हैं? उनकी फिलोसॉफी पे कितने सारे विद्वान जो है उत्पन्न हुए और उनका नाम आप जानते हो? फिर मैं कह रहा हूं, उनके ऊपर प्रश्न उठा रहा हूं। गुरु पूर्णिमा को मिटाने का प्रयास जो किया गया है स्कूल्स में, उस पर प्रश्न उठा रहा हूं मैं। तो ये दूसरा तरह का त्योहार है। जो तीसरा तरह का त्योहार है वो व्यक्ति निर्माण का त्योहार है, जो हमारे श्री गणेश करते हुए आए हैं, उपवास, एकादशी। क्या है ये एकादशी? चंद्रमा जो 28 दिन में पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, उसमें शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, यानी पूर्णिमा की तरफ बढ़ती है और फिर पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ती है। इसमें ये दोनों के जो जर्नी है उसमें 11वां दिन, ये दोनों के 11वें दिन में चंद्रमा 2/3 पोजीशन जो है वो अचीव किया हुआ रहता है। तो चंद्रमा और सूर्य की जो विशेष स्थिति होती है इस दिन में, वो कहा जाता है कि ये उपवास का दिन स्पेशल है। हमारे जापानीज साइंटिस्ट ने 20 दिन तो गिना दिए, मगर हमारे ऋषियों ने उस 20 दिन को भी खोज करके निकाल लिया कि कौन से वो 20 दिन पे आपको उपवास करना चाहिए। और ये हमारे
विक्रम संवत पांचांग कैलेंडर से आता है, इंग्लिश कैलेंडर से नहीं आता है। तो ये जो चतुर्थी है, शिवरात्रि है, इस तरह के जो व्यक्ति निर्माण के जो व्यक्तिगत उसमें तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, वो एक तरह का वो सेलिब्रेशन है। और व्यक्ति निर्माण को और प्रबल करने के लिए जो चौथे प्रकार का सेलिब्रेशन है वो है हिस्टोरिकल कैरेक्टर को के जन्म तिथि को सेलिब्रेट करना। हमारे देश की संस्कृति में पुण्यतिथि की सेलिब्रेशन नहीं होती थी कभी। पुण्यतिथि यानी उसके मृत्यु की सेलिब्रेशन। गीता में भगवान ने कहा प्रेतों को पूजने वाले, मजारों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होंगे, वो भूत प्रेत ही बनने वाले हैं, क्योंकि आपने पूजा ही उन्हीं की, श्रद्धा ही उन्हीं में रखा। तो प्रेतों की पूजा नहीं होती यहां। इसीलिए हम और आप भगवान राम या भगवान कृष्ण के मृत्यु का दिन नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं है। हम रामनवमी में उनके जन्म का सेलिब्रेशन करते हैं, जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण के सेलिब्रेशन करते हैं उनके जन्म का। क्षेत्रीय तरीके से आप देखें तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में महाराणा प्रताप का किया जाता होगा, असम में लचित बोरफुकन का किया जाता होगा, क्षेत्रीय अलग अलग, लेकिन जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमको इंस्पिरेशन चाहिए, हमारे आइडियल्स चाहिए, हमारे वो पुरुषार्थ किए हुए लोग चाहिए जो हमारी आइडेंटिटी बनते हैं। ऐसी एक सेलिब्रेशन ये चौथे प्रकार की सेलिब्रेशन है। ये सारे सेलिब्रेशंस हमारे विक्रम संवत कैलेंडर के साथ जुड़ने से ही निकल के आता है। आपने इस कैलेंडर को छोड़ दिया तो आप इंग्लिश कैलेंडर से इन सेलिब्रेशन को कैसे निकालेंगे? यही मेरा प्रश्न है आज का, कि हमने अपना घर बार बेच करके अपने बच्चे को वो कैलेंडर सिखाने के लिए भेजा है जो ज्ञान के लेवल पे शून्य है, और उस कैलेंडर से निकलने वाले जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें हम डूबते चले जा रहे हैं। अब हम ये हो गया आपका सामाजिक सेलिब्रेशन। एक व्यक्तिगत सेलिब्रेशन जो हमारे देश के संस्कृति में है वो है 16 संस्कार का। अब सेल्फ का मतलब, मैंने पहले 2 सेशन में जो फाउंडेशन रखा है उसमें आपको इस बात को स्पष्ट किया था कि जो सेलिब्रेशन है वो कभी भी ईगो सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ईगो फ्री होना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है, विशेष स्तर पे हमारे देश की ये संस्कृति है। ईगो फ्री यानी आपको आध्यात्मिक लेवल पे ले जाना है, मोक्ष के राह पे ले जाना है। तो ये जो 16 संस्कार है वो व्यक्तिगत जर्नी अवश्य है, मगर वो ईगो सेंट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके जीवन में आने वाले अलग अलग पड़ाव में आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। वो आपके पीछे गणना, जीवन की गणना नहीं है। आप विद्यारंभ संस्कार करते हैं मतलब आपको अब गुरुकुल की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना मैं 5 साल का हो गया अब केक काटो। आप यज्ञोपवीत करते हैं तो इसका मतलब आपको अब कैरियर की तरफ बढ़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखते मैं अब 10 साल का हो गया तो 10 कैंडल फूको। आप शादी संस्कार करते हैं मतलब आप अब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी अब अलग है। तो ये संस्कार जो हैं ये आपको आपके जीवन में आगे ले जाने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत होते हुए भी ईगो सेंट्रिक नहीं है, ईगो फ्री है और जीवन को एक दिशा देने का काम करता है। जब हम बर्थडे को ले लेते हैं तो आप इस बात को मान करके रखिए कि बर्थडे की वजह से हमारे ये 16 संस्कार हमारे जीवन से चले गए हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि एक आएगा तो दूसरे को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आप दोनों नहीं कर पाएंगे। और बर्थडे की डेंसिटी इतनी है, आज मेरी कल उसकी परसों उसकी, कभी ऑफिस में, कभी स्कूल के बच्चों के घर में, तो कभी अपने मित्रों के, कभी सगे संबंधियों की। इसकी डेंसिटी इतनी है कि आप कम से कम अपने जीवन में 500,000 लोगों को तो जैसे तैसे जानते ही हैं दूर, और तो आपके 365 दिन उसमें चले जाएंगे। बाकी जितने त्योहार हैं जो कि इतने साइंटिफिक हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो सारे आपके जीवन से उन सब की महत्वता जो है वो कम हो जाती है। इस एक बर्थडे ने ये नुकसान कर डाला है आपके जीवन में। और क्या है ये बर्थडे? मेरा बर्थडे, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोरत माया जही बस की ने जीव निकाया, गो गोचर जहां लगी मन जाई से सब माया जाने हो भाई। मैं और मेरा
तुम और तुम्हारा, ये प्रवृत्ति जो है इसी को ईगो बोलते हैं। और इस ईगो सेंट्रिक व्यवस्था में मनुष्य मनुष्य से कभी नहीं जुड़ता, पिता पुत्र से नहीं जुड़ता। इसीलिए हमारी संस्कृति ने इस बात को इंश्योर किया है कि आप ईगो सेंट्रिक सेलिब्रेशन कभी ना करो, ईगो फ्री करो, कुछ भी करो ईगो फ्री रहे। तो बर्थडे तो मेरा होगा ना। जब मैं खड़ा होता हूं केक के सामने, उस समय में एक बच्चे की, एक या एक बड़े की, जिसकी उसकी मनोस्थिति को आप समझने का प्रयास करिए, उसको अंदर जाकर के आप उसे रीड करिए या आप एक्सपीरियंस करिए कि जब सब खड़े होकर के चारों तरफ से बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो आप अंदर से, आपकी जो ईगो है, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, ईगो, आपके अंदर जो जो एक मैं की भावना है वो कैसे प्रबल होती है, जो बाद में एक विकराल रूप लेने के बाद में आपको सबसे तोड़ करके रख देगा। वो प्रबल होती क्योंकि मेरा बर्थडे है, किसी और का नहीं है। अब इस बर्थडे के सेलिब्रेशन की प्रक्रिया को और तोड़ेंगे, और तोड़िए, और आप समझिए कि उसकी कैंडल रखते हैं। अब ये तो आप लोग एजुकेट हो चुके हैं इन मुद्दों पे कि आप फूंक देते हैं कैंडल को, ये इस देश की संस्कृति के विरुद्ध है, हम दिया जलाते हैं, फूंकते नहीं है। तो आप अपने उम्र, मैं आज 35 साल का हो गया, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपना दिया बुझा दिया। तभी हमारे श्री गणेश ने कहा कि वो उनके जन्म तो 40 साल पहले हो गए, मरे तो नहीं है अभी, वो बोल रहे हैं अभी जन्मे। लेकिन आप दिया फूंक देते हैं, अंधकार को आप, इस अंधकारमय कैलेंडर से निकला हुआ अंधकार का एक प्रमाण ये है। दूसरा, उस पर आप नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं या हैप्पी बर्थडे लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, उसे फिर आप काट देते हैं, अपने ही अस्तित्व को अपने ही हाथों से आप काट डालते हैं। ये उस अंधकार से निकले हुए दूसरे अंधकार का प्रमाण है। अब तीसरा, जो सब मिलकर के गान गाते हैं, वो क्या गाते हैं आप? हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ये पहला लाइन मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन आते आते आप एक जगह गाते हैं मे गॉड ब्लेस यू। आपकी अहंकार भी इतनी पोषित होती है कि विश करने में आप ये नहीं बोलते कि गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, शायद ईश्वर आपको आपका भला करे, शायद आपका भला करे, नहीं शायद भला करे, ईश्वर भी सुनेगा। ये बोलता है भला मत करो भाई, दिखाने के लिए बोल रहा है भला करे शायद। ये उस अंधकार से निकला हुआ तीसरा अंधकार का प्रमाण है बर्थडे में। और आप विश्वास करिए, जब आप वो गान गाते हैं, और मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो उन गाने वालों में उसके माता पिता भी खड़े रहते हैं, उसके दादा दादी भी खड़े रहते हैं, उसके छोटे मित्र भी खड़े रहते हैं, बड़े भी खड़े खड़े रहते हैं, और सब एक ही गान गाते हैं। उस बच्चे के जीवन में माता पिता और उसके अपने सहभागी के बीच का भेद जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ दूर से मे गॉड ब्लेस यू बोल के ताली पीटने की सभ्यता नहीं है। बच्चे पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, और उससे दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, ऐसे उनको आशीर्वाद दिया जाता है, स्ट्रेट आशीर्वाद दिया जाता है, किसी भगवान को भी लाने का प्रयास नहीं किया जाता है। इस बर्थडे की वजह से ऐसे ऐसे आशीर्वाद से हमारे बच्चे वंचित होते चले जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सब इन बातों को सूक्ष्म तरीके से स्वीकार भी करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शायद आपके जीवन से जा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत डीप रूटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। इसीलिए मैं, आप तो बर्थडे मनाएंगे ही, तो मैं बर्थडे मनाने के 4 करेक्शंस, 4 सजेशंस जो है वो देना चाहूंगा। मेरा प्रयास यह है कि इस बर्थडे में भी आप ईगो फ्री हो सकें और अपने विक्रम संवत कैलेंडर से किसी न किसी रूप में जुड़ सकें, जहां पर ज्ञान है, जहां पे संस्कृति है, जहां पे विज्ञान है, जहां पे प्रकृति है, जहां पे आपके डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। आपको विचारवान बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, ऐसा एक कैलेंडर। और वो अंधकार में कैलेंडर जहां कुछ नहीं है, शून्य ज्ञान है, सिर्फ अंकों की गिनती है।
तो आप यदि आप उस कैलेंडर को ही फॉलो कर रहे हैं तो भी आप उस दिन सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करते हुए मंदिर अवश्य जाएं। मेरा एक सलाह ये है, ईश्वर को जोड़ें। ईश्वर के जुड़ने से अहंकार अपने आप धीरे हो जाता है, धीमा हो जाता है। ईश्वर का रोल ही है, आप में जितना अहंकार है ईश्वर आपसे उतना दूर है। ईश्वर और अहंकार का ये जो है एक ऑपोजिट रिश्ता है। आपका अहंकार शून्य होता चला जाएगा, ईश्वर आप में प्रवेश करता चला जाएगा। तो आप मंदिर जाएं, अवश्य जाएं। दूसरा, इस सेलिब्रेशन में एक और कल्चरल डिसऑर्डर होता है, वो हम कहते हैं कि अष्टांग योग की एक यम का एक प्रकरण है अपरिग्रह, यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को घर रखना। आप विचार करिए कि किसी का घर में सामान कम हो तो कितना क्लीन और अच्छा लगता है। वैसे ही बच्चों के जीवन में बहुत सारे उसको गिफ्ट आते हैं, एक ही तरह के खिलौने आते हैं, तो वो परिग्रह हो जाता है। उसमें बच्चे फिर उनके अंदर में लोभ आता है, मोह आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आती है, हर तरह के विकार जो है उत्पन्न होने लगते हैं बच्चों के मन में उसकी वजह से। तो उसी को आप एक फायदा बनाइए, एक अपॉर्चुनिटी बनाइए। आप क्या करिए, अपने ही बच्चों को समझाइए कि बेटा 2 खिलौना तू रख ले, बाकी हम किसी गांव में गरीब के घर में या स्लम में जाकर के हम गरीबों के बीच में बांट देंगे, और अपने ही बेटे से बंटवाइए, ताकि उसमें देने की प्रक्रिया आए। उसे तो फ्री में ही मिला ना, मगर देने की शक्ति उसकी जागृत हो, संस्कारित हो, वो मैं की भावना से थोड़ा दूर हो। ये मेरा नहीं है, ये उनका है, जिनको मैं देना चाहता हूं उनको देता हूं। तीसरा, जब आप देने जाए तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु ना दें, खिलौना ना दें। आप हमसे संपर्क में बने रहेंगे तो हमने उनको गिफ्ट देने के लिए बहुत सारे हमने ज्ञान के छोटे छोटे पुस्तक अलग अलग लेवल पे बनाए हैं, सस्ते पुस्तक बनाए हैं, 50 रुपए से ज्यादा की कीमत की नहीं है, जो बच्चों के लेवल पे समझाया जा सकता है। बड़े के लेवल के लिए भी पुस्तक हैं, बोर्ड गेम्स है, ये सब है। तो आप वो साथ में दें। विद्यादान, वस्तु के साथ में विद्यादान भी वो बच्चा जो है वो करे। और चौथा सजेशन ये है कि आपका जन्म जिस राशि में जिस महीने में हुआ है, उस महीने में सेलिब्रेट करने वाला अपना कोई भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है, उस त्योहार से अपने जन्म को, अपने नाम को जोड़ करके रखें हमेशा। आप जब भी बोलें कि मेरा जन्म क्या हुआ, तो मेरा जन्म होली के आसपास हुआ, ऐसा बोलने का प्रयास करें। मेरा जन्म अक्षय तृतीया को हुआ, ऐसा बोलने का प्रयास करें। उसके आसपास अपने जन्म के को वैल्यू देने का कोशिश करें। इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हुए भी इस कैलेंडर को प्रवेश करने का प्रयास करें। ये 4 मेरा आपके लिए सजेशन है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे तथ्य को समझे होंगे। बहुत विस्तारित विषय है। कैलेंडर एक अपने आप में मैथमेटिकल साइंस है, जिसके विषय में इस समय काल में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने आपको बस यही समझाने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में जो कैलेंडर है विक्रम संवत, उसे वापस लाने का प्रयास कीजिए। जो कैलेंडर अपनी जगह पे चल रहा है चलने दीजिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी कैलेंडर को जीवन में बनाए रखिए। और अपने, ताकि आपके त्योहार जो हैं, जो आपके व्यक्ति निर्माण का, समाज निर्माण का, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का और आपको आध्यात्मिक बनाने की पूरी प्रक्रिया जिसमें समाहित है, ऐसे कैलेंडर को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए का प्रयास करे रखिए। अपने बच्चों को वो कैलेंडर सिखाते रहिए जितना आप सिखा सकते हैं। ये हमारी इच्छा भी है और कामना भी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है, आग्रह भी है। उम्मीद है कि आप ये करेंगे। अगले सेशन में इससे भी एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। नमस्ते।